सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक चौधरी साहब झुकी झुकी नज़रों के साथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे कह रहे थे कि मैं आपको हमेशा गलत समझता था, लेकिन आज आपको ये बताने आया हूँ कि मैं गलत था और आप सही थे। मैंने चौधरी साहब से कहा कि छोड़िए इन बातों को और कॉफ़ी पिए। चौधरी साहब ने कहा, नहीं नहीं, मुझे थोड़ा बोलने दें। वो अपना गुबार निकालना चाहते थे। कहने लगे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आप जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ बोलते थे तो मैं आप पर बहुत तनकीद करता था। आप पर पाबंदी लगी तो मैं बहुत खुश था। मेरा ख्याल था आप पाकिस्तान से चले जाएंगे, लेकिन आप नहीं गए। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आप पर फिर पाबंदी लग गई तो मैंने दोस्तों से कहा कि अब हामिद मीर से हमेशा के लिए जान छूट गई। अब ये किसी मगरिबी मुल्क में जा बसेगा, लेकिन आप कहीं नहीं गए। कुछ अरसे पहले जब मेरा अपना भाई गायब कर दिया गया और फिर इस पर झूठा मुकदमा बनाया गया तो पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि आप ठीक हैं। ये सुनकर मैंने हंसना शुरू कर दिया। चौधरी साहब ने हैरानी से पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं। मैंने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा कि चौधरी साहब, मुशर्रफ दौर में आप हुक्मरान जमात में थे, इसलिए आप मुझे गलत समझते थे। तहरीक इंसाफ के दौर में भी आप हुक्मरान जमात के साथ थे, इसलिए आप मुझे गलत समझते थे। लेकिन आजकल आप अपोजिशन में हैं, इसलिए आपको मैं ठीक लगने लगा हूँ। लेकिन जब आप दोबारा हुकूमत में आएंगे तो मैं फिर से गलत आदमी बन जाऊंगा। चौधरी साहब ने सोफे पर अपना पहलू बदला, गला साफ किया और उंगली उठाकर कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर थोड़े मध्यम लहजे में पूछने लगे कि मीर साहब, एक बात तो बताएं, आजकल सोशल मीडिया पर आपके साथ बहुत गालम गलोच की जा रही है। कोई आपको पाकिस्तान का गद्दार कहता है, कोई पंजाब का गद्दार कहता है, लेकिन आप अपनी जगह पर खड़े हैं। आपने कभी पाकिस्तान छोड़ने पर गौर नहीं किया। मैंने फिर कहके लगाया और कहा, चौधरी साहब, आप किसी वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद की आपारा मार्केट, लाहौर की अनारकली, पिशावर की किस्सा ख्वानी बाजार, कोयटा के सरियाब रोड या हजारा गार्डन, कराची की ज़ैनब मार्केट या मुजफ्फराबाद के किसी भी चौक और चौराहे पर चलें तो आपको पता चल जाएगा मैं पाकिस्तान को क्यों नहीं छोड़ता। सोशल मीडिया पाकिस्तान की राय आमा की अक्कासी नहीं करता। असली पाकिस्तानी सोशल मीडिया वाले पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लिहाजा मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा अहमियत नहीं देता और मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ लड़ना वक्त का ज़िया है। चौधरी साहब खामोशी से मेरी बातें सुन रहे थे और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। उन्होंने मुझसे रुखसत ली और चलते चलते बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा, अपनी जान को खतरे में डालकर पाकिस्तान में बैठे रहना बड़े दिल गुर्दे का काम है। मैं तो पाकिस्तान से जा रहा हूँ। ये सुनकर मुझे झटका लगा क्योंकि चौधरी साहब की उम्र 60 से ऊपर है। मैंने कहा, आप शौक से जाएं, लेकिन पाकिस्तान मेरी जिद बन चुका है। 2 कातलाना हमलों, 3 दफ़ा पाबंदियों और कई झूठे मुकदमात के बावजूद मैं पाकिस्तान छोड़कर अपने दुश्मनों को फतह के एहसास का तोहफा नहीं देना चाहता। चौधरी साहब ने दुआया अंदाज में कहा, अल्लाह आपकी जिद को कायम रखे, और वो रुखसत हो गए। अगले दिन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुझे बलूचिस्तान के मसले पर एक लेक्चर के लिए मदऊ किया गया। मैंने बलूचिस्तान के मसले का एक सादा हल पेश किया और कहा, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल कानून की बालादस्ती है। अगर रियासत बलूचिस्तान में कानून न तोड़े और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद कर दे तो तमाम मसाइल तय पा सकते हैं। मेरे सामने बैठे नौजवानों की अक्सरियत मुझसे मुत्तफिक नहीं थी। एक तलबा ने सवाल किया, 2021 में आप पर किस कानून के तहत पाबंदी लगाई गई थी? इस सवाल के जवाब में मुझे एतराफ़ करना पड़ा कि मुझ पर पाबंदी का हुक्म किसी अदालत ने दिया, न ही पैमरा ने दिया, लेकिन मैंने 9 माह तक पाबंदी का सामना किया। पाकिस्तान में रहकर गैर मुल्की अखबारात में कॉलम लिखता रहा। अगर मैं पाकिस्तान छोड़कर भाग जाता तो आपके सामने खड़ा ना हो सकता। जवाब मुकम्मल होने पर चंद तलबा व तालिबात ने तायीद में सर हिलाया, लेकिन अक्सरियत जवाब से मुतमईन न थी। एक और तालिबे इल्म ने पूछा कि 2014 में आप पर कातलाना हमले की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया, आपको कोई इंसाफ मिला? न कमीशन की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी। आपको खुद तो इंसाफ मिला नहीं, आप अरशद शरीफ को इंसाफ कैसे दिलाएंगे? ये एक मुश्किल सवाल था जो कई सहाफ़ी भी मुझसे पूछ चुके हैं। मैं जवाब ये देता हूँ कि हमारा आइन और कानून ही हमारी ताकत है। अगर हम इस आइन और कानून से बाहर निकलकर इंसाफ मांगेंगे तो फिर आइन तोड़ने वालों और हमारे दरमियान फर्क खत्म हो जाएगा।
اس لیے انصاف ملے نہ ملے انصاف کی فریاد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ فریاد ہی مظلوم کی طاقت ہے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ مظلوم کے لیے سڑک پر نکلیں یا نہ نکلیں، دل میں ہمیشہ ظالم کو برا سمجھتے ہیں۔ انہیں جب بھی ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملتا ہے، یہ ہمیشہ ظالم کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے ہر الیکشن میں دھاندلی کا ایک نیا اور بدترین طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک اور سوال کیا گیا، پاکستان میں جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ اپنے مخالف و غدار قرار دیتا ہے۔ جس ملک میں غداروں کی بھرمار ہو جائے اس ملک کا کیا مستقبل ہے؟ میں نے سوال کرنے والے کو بتایا کہ مجھے سب سے پہلے 2005 میں اس وقت کے DGISPR نے PTV پر ریاست کا دشمن قرار دیا۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں نے آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے ایک پہاڑی گاؤں میں جا کر لوگوں کے انٹرویو کیے تھے جنہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد کئی ہفتوں تک انہیں کوئی سرکاری امداد نہیں ملی۔ جنرل مشرف نے میرے دعوے کی انکوائری وائس آرمی چیف جنرل احسن سلیم حیات سے کرائی اور میں سچا نکلا۔ 2021 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹر میں TV چینلز کے مالکان کے سامنے الزام لگایا کہ حامد میر نے ممبئی حملوں کے ملزم اجمل قصاب کے گھر کے سامنے جا کر شو کیا اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا۔ ظاہر ہے یہ ایک جھوٹ تھا، میں کبھی اجمل قصاب کے گاؤں گیا ہی نہیں تھا۔ جب میرے خلاف بول TV پر ایک منظم مہم شروع کی گئی تو اس وقت کے DGISPR نے مجھ سے معذرت کی۔ جس ریاست میں طاقتور لوگوں کا واحد ہتھیار جھوٹ ہو وہاں زندگی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ سچ کو اپنی ضد بنا لیں تو طاقتور کا انجام وہی ہوتا ہے جو مشرف اور باجوہ کا ہوا۔